नमस्कार दोस्तों, हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस एरा। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे राज करती थी, उनके राज में क्या क्या एजुकेशन को लेके चेंजेस आए, क्या क्या इवेंट आए, ये भी आपको पढ़ने होते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे फैक्ट जो है वो ये है कि जब आप सिलेबस के कीवर्ड्स में जाएंगे तब आपको प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात नहीं मिलेगी, आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात मिलेगी। बट आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि यूजीसी भर भर के इससे सवाल जो है पूछता है, और अब तो एनटीए इससे भी एनटीए को बोलना चाहिए, बट अगेन आपको ये टॉपिक पढ़ना होगा। अब इन टॉपिक्स को पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो है आपका टाइमलाइन बनाना, कि पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ और उससे रिलेटेड क्या क्या इवेंट्स हुए, और उन इवेंट्स को आपको अपनी पढ़ाई में नोट डाउन करते चले जाना है। आइए, ये जो मैंने अभी बात कही इसको हम करके देखते हैं, इसको हम समझ के देखते हैं कि आखिर क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का। हम हर एक इवेंट में जाके कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी ह्यूमन पेरेटस के साथ कैसे आप तैयारी करेंगे, इसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, आप हमारे संग एक दिन का फ्री ट्रायल लीजिए एंड सी फ्रॉम योरसेल्फ आप कैसे आप हमारे साथ पढ़ाई करेंगे। आइए, मैंने जो अभी बात कही उसको समझने के लिए ह्यूमन पेरेटस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे जाते हैं और वहां पे जाके एक बार हम देखते हैं। तो आपके सामने ह्यूमन पेरेटस का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो 1813 से हमारा जो ये इवोल्यूशन था वो चालू हुआ जब चार्टर्स एक्ट 1813 आया, जिसने पहली बार ये फरमान जारी किया कि भारत में एजुकेशन के लिए जो है काम जो सरकार जो उस टाइम पे लोग राज कर रहे हैं वो करना चालू करें, ठीक है। तो उसी का नाम दिया गया चार्टर्स एक्ट 1813। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप था वो यही था। इसमें क्या हुआ, 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन के लिए ग्रांट किया गया कि एजुकेशन में इन्वेस्ट होना चाहिए। बट एक बहुत ही सटीक सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या आ गया कि जो पढ़ाई करी जाए वो ओरिएंटल पढ़ाई कराई जाए या फिर वेस्टर्न एजुकेशन की पढ़ाई कराई जाए, ये सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ओरिएंटल एजुकेशन क्या होता है? जब वेस्टर्नर्स एशिया से रिलेटेड जो कल्चर होते हैं उसकी पढ़ाई करते हैं उसको वो लोग ओरिएंटल स्टडीज कहते हैं, ठीक है। तो 1813 से ये लड़ाई चालू हुई। 1823 में जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन हुआ, जिसने ये डिसाइड किया कि हमारी कंट्री में ओरिएंटल एजुकेशन पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अगला एक सिग्निफिकेंट इवेंट 1817 में आया, हिंदू कॉलेज बना राजा राम मोहन रॉय, जो कि मॉडर्न एजुकेशन और रादर आई शुड से साइंटिफिक एजुकेशन के जो एडवोकेटर थे, उन्होंने बोला कि जो है साइंटिफिक एजुकेशन बढ़ानी चाहिए, और उन्होंने जो कॉलेज खोला दैट इज हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, ठीक है। इसके बाद जो नया इवेंट नेक्स्ट इवेंट आया वो आया 1835 में, जिसका नाम है मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन। एक बहुत बड़ा नाम आपने अपने हिस्ट्री में सुना होगा, दैट इज थॉमस बेबंटन मैकले, जो कि जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट बने इन द ईयर ऑफ 1834। और उन्होंने बोला कि हमारी के जो एजुकेशन कराई जानी चाहिए इस इंपीरियल लैंड में, वो पूरी ही वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन इज फार मोर सुपीरियर देन ओरिएंटल एजुकेशन। उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा कोट दिया था। वो कोट क्या दिया था कि अगर एक शेल्फ यूरोपियन लिटरेचर का भर दिया जाए और एक पूरी अब तक का जितना लिटरेचर है इस पर्टिकुलर लैंड का, चाहे वो संस्कृत हो चाहे वो पर्शियन हो, उसको रख लिया जाए, तो जो ये एक शेल्फ है बस यूरोपियन लिटरेचर की, इट इज फार मोर सुपीरियर देन दिस, ठीक है। इन्होंने इसका जिक्र किया। इसके बाद इन्होंने जो है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी भी दी कि कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को पढ़ाना चाहिए जिसको धीरे धीरे यहाँ वहाँ पेनिट्रेट, जो बाद में पूरे मासेस तक पेनिट्रेट होगा। इनसे रिलेटेड एक और तथ्य क्या है, इन्होंने यूजफुल लर्निंग की बात करी। जो यूरोपियन लर्निंग है वो यूजफुल लर्निंग है, जो ओरिएंटल एजुकेशन है वो यूजफुल लर्निंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट आया 1854 में वुड डिस्पैच का। चार्ल्स वुड, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है एक बोर्ड भेजा इस चीज को देखने का कि एजुकेशन को क्या लेके क्या क्या चेंजेस करे जा सकते हैं। ये चेंजेस जो थे, इसका बैकग्राउंड था 1853 में चार्टर्स एक्ट। इसके अलावा जो इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन था वो हो चुका था। तो इन्होंने जो बोला, इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि जो एजुकेशन है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के इन इंडियंस को देनी चाहिए। यानी कि कमाने के लिए क्या क्या पढ़ाना है, चाहे कमर्शियल रीजंस के लिए क्या क्या पढ़ाई होनी चाहिए,
उसका सबसे पहले जिक्र यहाँ पे आ गया। इसके अलावा जो नई इंडियन सिविल सर्विसेज बनी थी उस पे उसके लिए जो पढ़ाई की पद्धति चाहिए या फिर उसके लिए जो ऑफिसर्स के जो ट्रेड्स होने चाहिए उनको भी ध्यान में रख के ये पूरी पढ़ाई हुई, और इसमें भी वेस्टर्न एजुकेशन को सुपीरियर माना गया, ओरिएंटल को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि इन्होंने पहली बार पूरे ही इंडिया लेवल पे जो है एजुकेशन का एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, जिसने हर एक जो है चाहे वो हायर एजुकेशन हो चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो उसमें इंटरवेंशन दिया। नेक्स्ट है आपका 1857 में यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेशन, जो बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में बना। उसके जोर के कारण जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेशन एक्ट वो लेके आए, जिसके तहत 3 यूनिवर्सिटीज बनी, कलकत्ता सबसे पहले, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। ठीक है, एंड दिस यूनिवर्सिटी जो बनी ये इन द लाइन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरह बनी, एंड देन इन यूनिवर्सिटीज ने बाकी सारे की जगह एफिलिएशन चालू कर दिया, एंड दे आर कंसीडर्ड as one of the first universities in our country। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट आया 1882 में इन द नेम ऑफ हंटर कमीशन। उस टाइम के जो चेयरपर्सन थे वो थे आपके क्या कहते हैं विलियम हंटर, एंड जो आपके वाइसरॉय थे वो थे आपके लॉर्ड रिपन। उन्होंने हंटर कमीशन बनाया जिसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक तो ये कि प्राइमरी एजुकेशन में जो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स थी उस जमाने में उसको कैसे ठीक करना है, दूसरा वुड डिस्पैच में इम्प्लीमेंटेशन में जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी उसको ध्यान में रख के ये कमीशन बना। ठीक है, काफी विस्तार में इन्होंने रिकमेंडेशन दी, जैसे कि बोला कि प्राइमरी एजुकेशन में वर्नाकुलर एजुकेशन आना चाहिए, यूजफुल सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए, टीचर ट्रेनिंग का प्रोविजन इन्होंने डाला। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं इन्होंने रिकमेंड करी। नेक्स्ट इवेंट आया 1902 में इन द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसके चेयरमैन थे थॉमस रेलिगे। ठीक है, हालांकि इस कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी वो इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, और क्या कहते हैं उनको मियर रिहेबिलिटेशन ऑफ मियर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजन माना गया। बट लॉर्ड कर्जन जो उस टाइम के वाइसरॉय थे वो एजुकेशन को काफ़ी ही प्रमोट करते थे, वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं रहे, इस रिकमेंडेशन से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, और उन्होंने उनके पुश के कारण 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, जिसके तहत 5 यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी टेरिटरीज को डिफाइन कर दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ एफिलिएशन। एक तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता तो आप जानते ही हैं। इसके बाद इलाहाबाद और पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब 1882 और इलाहाबाद 1887 में बनी, इनकी भी टेरिटरीज को जो है एफिलिएट कर दिया गया। इसके अलावा इन यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर काफी ज्यादा रीऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट ने प्रोवाइड किया। नेक्स्ट इवेंट आया 1913 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन, जो कि एक्चुअली केवल एक ही आदमी के पुश के लिए जिम्मेदार था, पुश का रिजल्ट था। वो आदमी थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1910 में बिल लेके आया था लेजिस्लेटिव असेंबली में कि हमारी कंट्री में जो 10 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी हो जानी चाहिए। हालांकि जो वो बिल था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उसमें कई सारे चीज़ों को बदलने को कहा गया था, एंड फाइनली इसके तहत जो गवर्नमेंट लेके आई वो आई है रेजोल्यूशन। एक और स्ट्रॉन्ग डिमांड जो थी वो थी मैंडेटरी एजुकेशन की, जो हमने करी उसको तो सरकार ने नहीं माना, बट सरकार ने इस चीज़ को ज़रूर माना कि जो इलिटरेसी है उसको लेके जो है सरकार ग्राउंड लेवल पे काम करना चालू करेगी। ठीक है, इसके बाद आया आपका 1917 में सैडलर कमीशन, जिसको हम कलकत्ता कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, जो सैडलर कमीशन था उसके सबसे पहले तो इसके बारे में ये समझना जरूरी है कि ये जो कमीशन बना था ये केवल और केवल कलकत्ता यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख के बना था, इसीलिए इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं, कलकत्ता कमीशन भी कहते हैं। बट बाद में इसका जो एरिया था, एरिया ऑफ वर्क था, वो पैन इंडिया कर दिया गया। 2 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो इन्होंने दी वो दी, एक आपका फॉर क्रिएशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, दूसरा इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। ठीक है, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है 1920 में बना एज अ प्राइमरी बॉडी टू एक्ट एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइमरी बॉडी टू प्रोवाइड प्राइमरी एडवाइजरी बॉडी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपको ये जान के ताज्जुब भी होगा कि ये यूनिवर्सिटी द ओल्डेस्ट, ये जो बॉडी बनी है ओल्डेस्ट बॉडी है, ये आज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके बाद इस यूनिवर्सिटी के इतिहास में 1923, इस यूनिवर्सिटी कह रहा हूं मैं, इस बोर्ड के इतिहास में 1923 में इसको डिसमेंटल कर दिया गया था। बाद में हार्टॉग कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद वापस उसको 1935 में रिवाइव किया गया।
ऐसे ही इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बिटवीन अक्रॉस द यूनिवर्सिटी एक लिएसन की तरह काम करने के लिए बना, और इसका भी नाम जो है AIU हो गया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज हो गया, इन द ईयर ऑफ 1973। इसके बाद हार्टॉग कमेटी बनी। हुआ क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लेके जो इंडियन पीपल्स में नाराजगी थी, उस नाराजगी को देखने के लिए एक कमीशन बना था, दैट इज साइमन कमीशन। उस साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर्स के ना होने के कारण काफी ही वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहे थे, और उसी दौरान एजुकेशन को लेके भी क्या क्या चीजें रिवाइव हो सकती हैं, वो बनी हार्टॉग कमेटी, जिसने एक्चुअली में प्राइमरी एजुकेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं हमारी कंट्री में, या फिर गर्ल्स एजुकेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसको लेके काफी ज्यादा रिकमेंडेशंस दी। जैसे कि लेडीज टीचर ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, प्राइमरी रूरल एरियाज में स्कूल्स बनने चाहिए, सेपरेट स्कूल्स फॉर गर्ल्स, फॉर रूरल गर्ल्स, ठीक है, करिकुलम में होम साइंस जैसे सब्जेक्ट को इंक्लूड करना चाहिए, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इवेंट आया 1937 में वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन के नाम से, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें महात्मा गांधी ने अपने हरिजन में एजुकेशन को लेके कई सारे सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखे थे। उनको एक्नॉलेज करते हुए उस टाइम की जो गवर्नमेंट, उस टाइम की जो कांग्रेस थी, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी वर्धा में, और उस कॉन्फ्रेंस ने पहली इंडियन बेस्ड एजुकेशन स्कीम लेके आई, जिसे वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। इस स्कीम का फॉर्मुलेट करने के लिए जो कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसने 3 बेसिक रेजोल्यूशन जो पास किए, वो क्या कहते हैं, पहले तो कि मदर टंग को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनना चाहिए, 7 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए, और एजुकेशन में मॉरल एंड प्रोडक्टिव वर्क से रिलेटेड जो पढ़ाई है वो सिखानी चाहिए। नेक्स्ट इवेंट आया आपका सार्जेंट रिपोर्ट में, यानी कि उस टाइम के जो एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे सर जॉन सार्जेंट, उनके ध्यान में, देख रेख में पहली एक नेशनल लेवल की एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, ठीक है। तो उन्होंने ये बनाई, बट फाइनली ये रिपोर्ट नहीं, ये जो है अटेम्प्ट था पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनने का, पर ये सत्य नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि 1947 में सरकार, देश जो है वो आजाद हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इवेंट 1945 में हुआ, सर नलिनी रंजन सरकार के चेयरमैनशिप में सरकार कमेटी बनी, जिन्होंने रिकमेंड किया कि हमारी कंट्री में इन द लाइन ऑफ मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए के बेसिस पे 4 टेक्निकल इंस्टीट्यूट बने चाहिए चारों डायरेक्शन में, ठीक है। और उसी के तहत आईआईटीज जो हैं चारों डायरेक्शन में बनना चालू हो गए, जिसपे 1953 में सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर बना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये चीज नोट करी होगी, कैसे हमने एक टाइमलाइन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करी, और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने जो अपना LMS का भी यूज किया, जिसमें हमने काफी अच्छी टाइमलाइन भी बनाई है, ठीक है। उसको ध्यान में रख के कैसे हमने हर एक इवेंट से कुछ कुछ बातें निकाल के डिस्कस करी। बहरहाल जब हम इसकी क्लास करते हैं तब ये क्लास बहुत ही लंबी होती है, और इसमें हर एक चीज को स्टोरी की तरह डिस्कस किया जाता है, बट आई बिलीव कि इस डिस्कशन के बाद आप एक बेसिक आइडिया लेके जरूर जाएंगे कि आखिर ये पर्टिकुलर टॉपिक्स कैसे पढ़ने हैं। बाकी हमारे साथ एनरोल होने के लिए तरीका बड़ा आसान है, हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, एक दिन का फ्री टाइम लीजिए एंड सी फ्रॉम योरसेल्फ कि कैसे आप हमारे साथ तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट।